नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जम्मू और कश्मीर में जो इस समय के हालात चल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की जो रिहाई हो गई है और उससे पहले रिहाइयाँ जो हो चुकी हैं, उनको लेकर मुझे लगता है कि कुछ अपने को इंटरप्रिटेशन करने हैं। और इनके जो बयान आए हैं और अभी हाल ही में फ़ारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से बयान दिया है और चाइना के सहयोग से वो हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में 370 रिस्टोर करवा लेंगे, 35 कैपिटल ए को रिस्टोर करवा लेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा था पिछले 2-3 दिन से कि आखिर मार्च में इनकी रिहाई हुई थी और मार्च में इनकी रिहाई के 10 दिन के बाद इनके बेटे यानी कि उमर अब्दुल्ला की रिहाई हुई तो फारूक अब्दुल्ला जब मार्च में रिहा हो गए थे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अभी तक चुप क्यों थे? ये अचानक कैसे इनकी आवाजें निकलने लगी? ये अचानक कहां से ये सारा डेटा ले आए? और चीन से कन्फ्लिक्ट तो फरवरी से चल रहा है और जून में तो सही से हो गया था, फिर भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आ गए। आखिर मामला क्या है, मैं ये सोच नहीं पा रहा था। जब कल एक न्यूज आई, अभी जो सूचना आई, उस सूचना से यह पता लगा कि नहीं, वाकई में इनकी बड़बड़ाहट का कारण क्या था। क्योंकि और भारत सरकार से मैंने अभी पीछे कल ही परसों आह्वान किया था कि भैया इनको आप छोड़ क्यों रहे हैं, ये पूरा का पूरा परिवार गद्दार है। मैंने पूरी एनालिसिस उसकी बताई थी कि शेख अब्दुल्ला कैसे गद्दारी से शुरू हुआ था, महाराजा का गद्दार रहा है, महाराजा का अपराधी रहा है, फिर नेहरू जी का अपराधी रहा है, फिर इंदिरा गांधी का अपराधी रहा, फिर उसके बाद ये फारूक अब्दुल्ला भी रहा और फारूक अब्दुल्ला को भी इंग्लैंड भागकर चला गया था और 1990 के बाद ये 96 में फिर इसको आप लेकर आए और आपने यहां उनकी सरकार बनवा दी और अनकंडीशनल इनकी माफियां शाफियां ये वो सब। राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला के साथ एग्रीमेंट कर लिया या समझौता हो गया या शेख का इंदिरा अकॉर्ड हो गया और उसके बाद 96 में फिर से बैठ गया। तो मैं ये कह रहा था कि भारत सरकार आखिर इनको मुक्त क्यों कर रही है जब ये परिवार ऐसा है और इनकी 70 साल की 75 साल की गद्दारियां सामने दिखाई दे रही हैं। और दूसरा मुफ्ती परिवार तो एक्सट्रीमिस्ट था और एक्सट्रीमिस्ट में से लौटाकर लेकर आए थे वाजपेयी जी और उसके बाद उनको गृह मंत्री बनाया और उनको मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुफ्ती जी को यहाँ पर केंद्र सरकार में मंत्रालय दिया और ये सब। तो आखिर ये दोनों के दोनों फैमिलियां जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के भी बहुत बड़े दोषी हैं, फिर भी आप इनको मुक्त किए पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि न तो जम्मू कश्मीर डिमांड कर रहा है कि इनको मुक्त किया जाए, ना ही भारत के किसी और कोने से। और 1-8% लोग कर भी रहे होंगे उनके परिवार वाले, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप मुक्त क्यों कर रहे थे? मुझे आज अभी समझ में आया कि आखिर क्यों मुक्त कर रहे हैं। क्योंकि ये फिर से पुनः जेल जाने वाले हैं, इनकी जेल में पुनः इंतजारी हो रही है और अब की बार कुछ ऐसा इंतजाम इनका किया जा रहा है या हो रहा है कि ये जीवन भर बाहर नहीं निकल पाएंगे, लीगली बाहर नहीं निकल पाएंगे। और ये कहना बंद कर देंगे कि हमको किस लिए नजरबंद रखा गया था, 370 एब्रोगेट, 35 कैपिटल ए। तो मैं सोच रहा था कि 370 35 कैपिटल ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की वजह से इनको रखा गया है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर इनके नाम से रखा जाएगा तो भविष्य में भी इनकी कब्रों पर भी कुछ ना कुछ निकल कर आ सकता है, इनकी कब्रों पर भी आंदोलन हो सकते हैं मरने के बाद। इसलिए भारत सरकार ने जो प्लान बी था वो प्लान बी उनके दिमाग में रहा होगा। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। मामला है रोशनी एक्ट का, यानी कि रोशनी एक्ट आप सबको पता होगा, हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है कि रोशनी घोटाले के बारे में पूरे हिंदुस्तान में जिज्ञासा थी। हमको भी लोग लिखते थे कि आप रोशनी घोटाले के बारे में कुछ रोशनी डालें। आज मैं उसकी रोशनी पूरे हिंदुस्तान में डालता हूं और उस रोशनी घोटाले में ये सब के सब किस प्रकार फंसे हुए हैं और जेल में जाने वाले हैं, परमानेंटली जेल में जाने वाले हैं, देशद्रोह में, जम्मू कश्मीर के द्रोह में जाने वाले हैं, ये मैं आपको बताता हूं। क्या है रोशनी घोटाला? एक्चुअली जम्मू कश्मीर लैंड एक्ट बना और या प्रॉपर्टी एक्ट बना 2001 में। हम सबको याद होगा कि 1989 में हिंदुओं को वहां पर मार पीट कर भगाया गया था। हिंदू वहां से किसी प्रकार से प्राण बचाकर निकल कर आए और फारूक अब्दुल्ला उस समय वहां के सरकार में थे और फारूक अब्दुल्ला ने एक भी एफआईआर भी नहीं लिखने दी थी उस समय। एक कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जिस प्रकार से नरसंहार हुआ, उस बात को लेकर एक एफआईआर नहीं लिखी गई, कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।
अब लोग अपने घर तो अपनी प्राण बचाते हुए चले आए, कुछ अमृतसर आए, कुछ पंजाब में रुके, कुछ दिल्ली में रुके, कुछ मुंबई चले गए, और ऐसे करके पूरे देश में बिखर गए और धीरे धीरे करके विदेशों में शिफ्ट हो गए। आखिर इनके घरों का क्या हुआ? तो अड़ोस पड़ोस के जो मुस्लिम परिवार थे उन्होंने इन घरों को कब्जा कर लिया। पहले से उन्होंने चिन्हित करके रखा था। नवासी का ये जो ड्रामा है, इसको एक्सोडस को प्लान करके कि किसने कौन सा घर कब्जा करना है, वैसा करके ही अपने अजीज दोस्तों की भी हत्याएं उन्होंने करी थी और अजीज दोस्तों के मकान कब्जे कर लिए थे। 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने एक नया कानून लेकर आई, और नया कानून यह लेकर आई कि जम्मू एंड कश्मीर में जिसके कब्जे में जो प्रॉपर्टी है, मींस पोजीशन होल्डर, जो 1990 में था। मैं 1990 उस एक्ट में लिखा हुआ है, मैं 1990 इसलिए कह रहा हूं कि 89 में लोग घर खाली करके आए थे और 90 में वहां कब्जा हो गया था। तो इन्होंने कहा 1990 में जो प्रॉपर्टी जिसके कब्जे में थी, वो प्रॉपर्टी उसको कुछ 100 रुपए या 200 रुपए देकर रजिस्टर उसके नाम कर दी जाएगी और वो प्रॉपर्टी उनके नाम लिख दी जाएगी और वो प्रॉपर्टी के ओनर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ऐसा ही शेख अब्दुल्ला ने एक कानून पास किया था जिसका नाम था लैंड टू द टिलर्स। जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम वर्ग पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लैंडलेस हो गया था और प्रॉपर्टी सारी की सारी हिंदुओं के पास थी। अब हिंदुओं के पास जो प्रॉपर्टी थी, उनको काम करने वाले जो लोग थे वो मुसलमान थे, इसलिए लैंड टू द टिलर्स, यानी कि जो मुसलमान उसको जोत बो रहा है, जमीन उसकी हो गई। हिंदुओं को उस समय अपनी जमीनों से महरूम किया गया और मुसलमानों को वो जमीनें जो उनके यहां कर्मचारी हुआ करते थे, जमीनें दे दी गई थी। बिल्कुल सेम वही अपने बाप की कहानी दोहराते हुए फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा किया और उन्होंने वो प्रॉपर्टियां फिर से, अभी जो 89 में लोग निकाले गए, वो प्रॉपर्टियां कब्जे करवा लिए और सरकारी लैंड पर बहुत सारा कब्जा हो गया। 2000 की फाइनेंस मिनिस्टर, जम्मू एंड कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर की 2000 की स्पीच में उन्होंने कहा कि हम रोशनी एक्ट लेकर आ रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी एक्ट लेकर आ रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपर्टी लैंड प्रॉपर्टी एक्ट लेकर आ रहे हैं और पोजीशन के आधार पर उसको दे दिया जाएगा। 2007 में जब कांग्रेस की सरकार वहां पर थी, मिलीजुली सरकार जिसको हम कहते हैं, जिसमें मिस्टर आजाद वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पहले 2001 के कानून में 10 कैनाल तक की जमीन, 10 कैनाल तक की जमीन अगर किसी ने कब्जा करके रखी है तो उसकी ओनरशिप उसकी हो जाती है। एक उसको 100 रुपए टोकन मनी के रूप में पर कैनाल जमा करना था। 2007 में इन्होंने क्या किया, मिस्टर आजाद ने वो 10 कैनाल को बढ़ाकर 100 कैनाल कर दिया, यानी कि 100 कैनाल तक जमीन अगर कोई कब्जा करके बैठा है जो उसका ओनर नहीं है, तो वो 100 रुपए पर कैनाल के हिसाब से फीस, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके प्रॉपर्टी को अपने नाम चढ़वा सकता है। 2008 में उसमें एक PIL फाइल हुई और 2014 में एक दूसरी PIL फाइल हुई। लेकिन उन PIL, जब हम जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो कोर्ट बैठता है, हाई कोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट भी हमको सबको मालूम है कि वो किस प्रकार के ऑर्डर करता रहा है और उसमें अपॉइंटमेंट कैसे होते रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से व्यक्ति को उठाकर वहां की सरकार को यह अधिकार होता था कि वो वहां हाई कोर्ट का जज बना दे, तो अपने ही लोगों को शिफ्ट कर दिया और ठीक से वहां जुडिशरी बना दी। अब हाई कोर्ट जिस प्रकार से एक्शन ले रहा था, 2014 की PIL पर किसी प्रकार से भी कोई एक्शन हाई कोर्ट ने नहीं लिया। केस का नाम, PIL का नाम था SK भल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी कल या परसों ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो फिर से मैटर लिस्ट हुआ और चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने और उनके डबल बेंच में राकेश बिंदल, 2 लोगों की DB ने वो मैटर सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा इट्स अ वेरी शॉकिंग, इतना बड़ा घोटाला, अप्रॉक्स 25,000 करोड़। ये तो वो अंदाजा है जो FIR है, जो जिन पर कंप्लेंटें आई लोगों की कि भाई हमारी जमीन कब्जा कर ली और सरकार की जमीन कब्जा कर ली। 25,000 करोड़ का मामला और इस पर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ, जबकि CAG ने 2007 में ही यह मामला खोल दिया था। 2011 की CAG ने उस मामले को दोबारा खोला और कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने यह कहा कि यह सबसे बड़ा घोटाला देश का हो सकता है। 25,000 करोड़ का घोटाला
ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा कल परसों? कोर्ट ने कहा वी आर हैंडिंग ओवर दिस मैटर टू द सीबीआई टू डू द इन्वेस्टिगेशन एंड दे वाज लूटेड देयर ओन लॉज। वो अपने कानून बनाकर इसमें लूट जो पड़ी है सरकारों के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा और पॉलिटिशियंस के द्वारा, उस लूट को बाहर उजागर करना पड़ेगा। इस पूरी की पूरी लूट में कहीं से भी गरीब आदमी का कोई भला नहीं दिखाई दे, जबकि इस तरह के कानून गरीबों के लिए बनाए जाते हैं, लैंडलेस पीपल के लिए बनाए जाते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं होता उनके लिए बनाए जाते हैं। और इस मामले में जो मोस्टली प्रॉपर्टी कब्जा करके रखी हुई है वो पॉलिटिशियंस ने कब्जा करके रखी हुई है, ब्यूरोक्रेट्स ने कब्जा करके रखी हुई है, वहां की बनी हुई सरकारों ने कब्जा करके रखी हुई है, वहां पर रहने वाले आतंकवादियों ने कब्जा करके रखी हुई है, इन्फ्लुएंशियल पीपल ने कब्जा करके रखी है। इसलिए मिनिस्टर्स टू एडमिनिस्ट्रेटर, लोअर एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें सब इन्वॉल्व हैं। यह बात जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखी। मैं उस ऑर्डर का लिंक भी इसके नीचे डालूंगा। उस ऑर्डर में लिखी 64 पेज का ऑर्डर है, जिसमें यह पूरी बात लिखी गई कि आज तक इतने बड़े घोटाले में जो शॉकिंग घोटाला है उसमें इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ। और जम्मू कश्मीर एंटी क्राइम ब्रांच को यह ऑर्डर किया गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को यह ऑर्डर किया गया कि आप सारे डॉक्यूमेंट सीबीआई को हैंडओवर करें, एक एक डॉक्यूमेंट उनको हैंडओवर करें, और जितने भी केसेस अभी तक हुए हैं, जितना भी आपके पास रिकॉर्ड है, वो सारा रिकॉर्ड सीबीआई को दो। सीबीआई उसमें ए से लेकर जेड तक इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब आप सोच लीजिए कि हिंदुओं को निकाला गया, फिर उनकी प्रॉपर्टी कब्जा की गई और उस प्रॉपर्टी पर रोशनी एक्ट आ गया। दूसरा, जो सरकारी जमीन पड़ी हुई थी अगल बगल की, वो सरकारी जमीन पर भी अपने लोगों को बिठा दिया गया और वो सरकारी जमीन अपने द्वारा कब्जा कर ली गई। पॉलिटिशियंस ने अपने बड़े बड़े उसमें बागवान बनाए, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए, 100 कैनाल के। अब घर में, पॉलिटिशियंस के घर में अगर फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स ने 100 कैनाल अगर जमीन कब्जा करके रखी तो 400 कैनाल जमीन हो गई। और ये जमीन 400 कैनाल करने वाले, 100 कैनाल लिखने वाले आपके अब्दुल कलाम आजाद साहब थे। वो ये मिस्टर आजाद, क्या इनका नाम है, ये मिस्टर आजाद जो चीफ मिनिस्टर रहे, 370 जब एब्रोगेट हो रहा था तो बड़ी भारी स्टेटमेंट दे रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि आखिर फारूक अब्दुल्ला ये स्टेटमेंट अब क्यों दे रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं दे रहे थे? अभी तक इनको क्या समस्या थी कि ये मार्च में छोड़े गए, मार्च से लेकर और जुलाई, अगस्त, अक्टूबर तक इन्होंने आज तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? वो मुझे अब समझ में आया कि पिछले 2-3 दिन से पोपट की तरह वो लगातार चीन का राग क्यों लाप रहे हैं, पाकिस्तान का राग क्यों लाप रहे हैं, 370 हटने से उनको इतना दुख क्यों होने लगा, अचानक उनके उनका चाइना प्रेम क्यों जाग गया, इन सब के पीछे ये है। और मैं ये भी सोच रहा था कि आखिर केंद्र सरकार इनको छोड़ क्यों रही है, क्योंकि ये रोशनी घोटाले में ऑलरेडी अंदर जाने वाले हैं। इन्होंने सबने कब्जा किया हुआ है और सबने सबकी शह पर कब्जे करवाए हुए हैं, जो देश के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के घोटालों में से एक घोटाला निकल कर आएगा और इनमें से एक भी नहीं छूटने वाले। जम्मू कश्मीर की पूरी मशीनरी बदलने वाली है। जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को लूटकर, जम्मू कश्मीर की अपनी ही पॉलिसी को लूटकर, जम्मू कश्मीर राज्य को लूटकर जो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं, अपने नाम दर्ज करवाए हैं, वो सब कुछ सामने आने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास जा चुका है। ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर को जब आप पढ़ेंगे, जिनको भी वो लीगल थोड़ा सा पढ़ने का शौक हो, तो आपको लगेगा कि किस प्रकार का ये शॉकिंग काम ये लोग करते रहे। थैंक यू।